हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। और आज के इस वीडियो में हम सीटेट के लिए पेडागोजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के थ्रू। प्रीवियस ईयर के 15-20 क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में शामिल किया गया है, जिसके आधार पे मैं आपको वो सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा जिनसे कि एग्जाम में आप सही आंसर तक बहुत ही आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरे विश्वास पे 10-15 मिनट के इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठा के पेडागोजी सॉल्व करिएगा। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि सीटेट में पेडागोजी जो है, शिक्षा शास्त्र जो है, 75 अंकों का पूछा जाता है। और 75 अंकों में से अगर पेडागोजी के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत सी किताबों को पढ़े बगैर आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो आइए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जो लोग भी नए हैं मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है दिव्यंत मिश्रा और सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट और DSSB PRT ये सभी टीचिंग एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। और अब मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूं, प्लस एजुकेटर। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे बिना टाइम गवाए। और इन दो वीडियोस को अगर आपने देखा होगा, और इन दोनों वीडियोस को लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया है, जिसमें कि सीटेट के जीन पियाजे के थ्योरी को, कोलवर के थ्योरी को, वाइगोत्स्की के थ्योरी को मैंने इतने इंटरेस्टेड तरीके से, इतने आसान तरीके से पढ़ाया है कि लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और इसमें हम पेडागोजी से रिलेटेड कुछ चीजों को पढ़े हैं। दोनों वीडियोस को बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया आप लोगों के द्वारा। चलिए फिर आज का पेडागोजी शुरू करते हैं और ध्यान से सभी कॉन्सेप्ट को सुनिएगा। सिर्फ इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है? क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहा मैं, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इस वीडियो को मैंने बनाया है। बहुत ही अच्छी वीडियो है, पूरा देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। पर्यावरण देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हिंदी, ठीक है, ईवीएस, मैथ्स सभी के पेडागोजी इसमें शामिल किए गए हैं। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। जब भी क्वेश्चन में नहीं आए तुरंत उसको अंडरलाइन कर लीजिए आप, ताकि आपको पता हो कि मुझे कौन सा नहीं है वो बताना है। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करती? बच्चों को करके सीखने के अवसर मिले, दूसरा है बच्चे कम गलतियां करें, तीसरा है बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, चौथा ऑप्शन है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा सही है, किसका समर्थन नहीं करती? तो बच्चों को अवसर मिले, एक ये तो सकारात्मक वर्ड है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें ये भी जरूरी है, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले ये भी सही है, लेकिन बच्चे कम गलतियां करें पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति ऐसा बिल्कुल नहीं कहती, क्योंकि गलतियां जो हैं सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। बच्चे अपने गलतियों से ही सीखते हैं, ऐसा एनसीएफ और एनसीईआरटी का मानना है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आजकल का जो शिक्षा प्रणाली है बाल केंद्रित, उसके अनुसार गलतियां सीखने का यानी कि लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चलिए समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोमस्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। चोमस्की ने बच्चों के भाषा विकास पे बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी, कॉन्सेप्ट दिया था, और उनके कॉन्सेप्ट से बहुत से क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी में पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, चोमस्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बनता है, दे दिया होगा कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो चोमस्की का है। ध्यान रखिएगा। अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों में भाषा सीखने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, इसलिए हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को व्याकरण के नियम समझा दिए जाएं, ताकि अपनी इस क्षमता के माध्यम से बच्चे जल्दी भाषा सीख सके। जब व्याकरण का नियम शब्द आ गया तो इस क्वेश्चन को आगे देखना ही नहीं है, क्योंकि एक ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। प्राथमिक स्तर के बच्चों को व्याकरण के नियम बिल्कुल नहीं सिखाए जाते। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण के नियम नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक, ऑप्शन कट गया पहला। बी ऑप्शन है कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे भाषा में परिपक्व होते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल गलत है। सी वाला ऑप्शन है विविध प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। यहां पे अवसर दिए जाने की बात की जा रही है, छोटे बच्चों को अधिकाधिक अवसर दिए जाने चाहिए। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और अवसर प्रदान करना। ठीक, इस ऑप्शन को रोकते हैं। चौथा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया से मुक्त रखें। बिल्कुल गलत। इस समय जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इससे मुक्त बच्चों को नहीं रखा जा सकता। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अतिरिक्त भार बिल्कुल नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन भी कट गया। बचा तीसरा ऑप्शन, यही सही होगा, विविध प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक है,
यहाँ पे अवसर प्रदान करना सकारात्मक वर्ड था, इससे सही आंसर हमारा सी है दूसरे का। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, विद्यार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। फिर से नहीं वर्ड आया, आपको इसको अंडरलाइन कर लेना है क्योंकि आपको इसमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को क्या, अगर आप एक शिक्षक है, वास्तविक जीवन से जोड़ के प्रश्नों को देखिए कि अगर आप एक शिक्षक हैं तो आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप क्या नहीं करेंगे या आपको क्या नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करें, पहला ऑप्शन। कौन सा नहीं है ये बताना है। बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, ठीक। तीसरा, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों को ध्यान केंद्रित करना, कुछ पक्षों पर, या बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। ये जो गुणात्मक उल्लेख है सकारात्मक टैग वर्ड है, नोट कर लीजिए। प्राथमिक स्तर पर गुणात्मक जो है शब्द ये सकारात्मक टैग वर्ड है। तो पहला, दूसरा और चौथा ये सभी तो हैं, लेकिन कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं करना चाहिए, तो तीसरा, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर आपको ध्यान केंद्रित नहीं करना है, ठीक है। बच्चों के सभी पहलुओं को ध्यान में रखना है, तभी आप उनको पर्याप्त अधिगम के अवसर उपलब्ध करा पाएंगे, ठीक है, और उसका सही आकलन कर पाएंगे बच्चों का। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे तुलना करना, बच्चों का तुलना नहीं करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन भी सही हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बच्चे, एक बच्चा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पिक्चर पे ध्यान दीजिए, एक बच्चा है, इसने पहले जो आकलन इसका हुआ है उसी आकलन से नए वाले आकलन के साथ तुलना करना, दूसरे बच्चे के साथ तुलना करना, ठीक है। मान लीजिए दूसरा बच्चा है तो इस बच्चे का इस बच्चे के साथ तुलना करना गलत है, लेकिन इसी बच्चे के साथ तुलना करना बिल्कुल गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके पूर्व आकलन से उसका तुलना करना सही है। तो यानी कि पहला, दूसरा और चौथा इसमें आकलन का उचित तरीका है, लेकिन जो तीसरा है वह नहीं है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चौथा देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय, ठीक है, सोसाइटी सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों? यह आसानी से उपलब्ध होने वाली संस्था है इसलिए, यह बहुत सस्ता संसाधन है इसलिए, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं इसलिए, या यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराती है इसलिए, ठीक है। हमारा जो समुदाय है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि समुदाय हमें फ्री में मिल जाता है, समुदाय से फ्री में हमें ज्ञान मिलता है इसलिए, ठीक है। बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं इसलिए, या फिर चौथा इसका सबसे सटीक आंसर है, क्योंकि समुदाय में हमें सीखने के वास्तविक अनुभव प्राप्त होते हैं, ठीक है। किताबों से हमें वास्तविक अनुभव नहीं प्राप्त होते, ध्यान रखिएगा। पुस्तकों पर बल नहीं दिया जाना है प्राथमिक स्तर पर, ध्यान रखिएगा, एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। पुस्तकों पर बल नहीं दिया जाना है प्राथमिक स्तर पर, पुस्तकों को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देना है, इंपॉर्टेंट नहीं बनाना है प्राथमिक स्तर में। कोशिश करना है कि वास्तविक ज्ञान बच्चों को मिले, करके बच्चे सीखें, ठीक है। तो समुदाय क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कोई भी कमी हो तो आप डिसलाइक बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को सुधार कर सके। और अपने चैनल पे आप नए हैं तो टारगेट टीचर 68500 अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी हमारे नेक्स्ट वीडियोज आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, पांचवा क्वेश्चन हमारा है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतम श्रेणी प्राप्त करता है आपके स्कूल में, देखिए आप यहाँ पे शिक्षक भर्ती परीक्षा दे रहे हैं तो आप एक शिक्षक बनने वाले हैं, तो अपने आप को, क्योंकि आपने शिक्षक ट्रेनिंग जो है टीचिंग ट्रेनिंग क्वालिफाई कर लिया है, यानी कि आप शिक्षक बनने वाले हैं, तो जो भी क्वेश्चन आप पढ़ें एक आदर्श शिक्षक की तरह पढ़ें। आप ये सोचें कि मैं एक आदर्श शिक्षक हूं, मैं बस बच्चों के हित को ध्यान में रखता हूं, मैं अपने विद्यालय व्यवस्था प्रशासन शासन के हित को ध्यान में नहीं रखता, मैं सिर्फ बच्चों के हित को ध्यान में रखता हूं। फिर आप आंसर दीजिए वास्तविक जीवन से जोड़ के, आंसर कभी गलत नहीं होगा आपका। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतम श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु आप क्या परामर्श देंगे? आप ये परामर्श देंगे कि मोबाइल फोन, चलचित्र यानी कि टीवी वगैरह देखने पे उसका रोक लगा दिया जाए, खेलने ना दिया जाए, जबकि ध्यान रखिएगा खेलना प्राथमिक स्तर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है खेलना, खेल खेल से बच्चे ज्यादा सीखते हैं, ठीक। कौन सा परामर्श दिया जा सकता है?
उनको टीवी भी देखने के लिए मना कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बी, जो भली प्रकार शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए उनका उदाहरण देंगे। जो हमारे समाज में मतलब कह सकते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है कुछ भी, उनका एग्जाम्पल देंगे। देखो वो फलाने नहीं पढ़े तो आज क्या कर रहे हैं, बैठे हैं, उनके पास ये नहीं है, उन्हें ऐसा एग्जाम्पल हमें नहीं देना है बच्चों को। कभी भी नकारात्मक चीजें बच्चों को नहीं बतानी है, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी किसी चीज को ग्रहण कर लेते हैं, हो सकता है उसका कुछ बुरा प्रभाव पड़ जाए उसके ऊपर। तो कभी भी नकारात्मक बातें नहीं करनी है, आपको एग्जाम्पल भी सकारात्मक देने हैं। सी, वह अध्यापकों को घनिष्ठ संगत में कार्य करे। आप गार्जियन को बताएंगे कि वह अध्यापक यानी कि आपके साथ मिलकर कार्य करें, ठीक। चौथा ऑप्शन है, घर पर परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। परिश्रम पूर्वक कार्य करने की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपने सुना होगा गीता में कृष्ण भगवान ने कर्ण से बताया था कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए परिश्रम की तो आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, बस ध्यान लगाना है और रुचि पैदा करना है। और यही चीज हमारे वास्तविक जीवन में भी है, ध्यान और रुचि, ये जो दो शब्द हैं बच्चों में, यही जब तक पैदा नहीं होंगे तब तक वो नहीं सीखेंगे। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, कि हम गार्जियन से बोलेंगे कि आप हमारे साथ मिलकर काम करिए बच्चे के ऊपर। चलिए अगला देखिए, छठवां क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए कौन सा क्रियाकलाप सर्वाधिक उपयुक्त होगा। प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना, ठीक है, वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए कौन सा क्रियाकलाप सर्वाधिक उपयुक्त होगा। वृक्षों पर आप नारा लिखवाएंगे बच्चों से, ताकि बच्चे वृक्षों के संरक्षण के बारे में जागरूक हों। बच्चों को कटे हुए लकड़ी का ढेर दिखाएंगे। प्रत्येक छात्र को एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने के लिए कहेंगे। और चौथा, वृक्षों पर निबंध लिखने के लिए कहेंगे। देखिए आप सभी को पता चल गया होगा कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कि पौधा लगाकर उसका देखभाल करने के लिए कहेंगे। लेकिन सी वाला ऑप्शन क्यों सही है? हो सकता है ए बी सी भी सही होता, ठीक है, हो सकता है ए बी सी के स्थान पे कोई दूसरा ऑप्शन होता जो कि सही होता, लेकिन सी हर हाल में सही क्यों होगा? क्योंकि वही ऑप्शन सी टेट में ईवीएस के अंदर सही होगा जिसमें बच्चा वास्तविक जीवन से जुड़कर वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है, हस्तपरक ज्ञान प्राप्त करता है। तो यहाँ पे बच्चा क्या है, पौधा लगाएगा, उसकी देखभाल करेगा, तो वह वास्तविक ज्ञान प्राप्त करेगा। लेकिन सिर्फ नारा लिखेगा, चित्र बनाएगा, पोस्टर बनाएगा, मतलब धरना प्रदर्शन करेगा कि वृक्षों को बचाओ, इससे बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है, वास्तविक चीज होनी चाहिए। चलिए सी ऑप्शन इसका क्यों सही है, आपको पता चल चुका होगा कि जिस ऑप्शन में बच्चे को करके सीखने का मौका मिलता है वही ऑप्शन सी टेट में हमेशा सही होता है। जिस ऑप्शन में बच्चे का सर्वाधिक हित जुड़ा होता है वही ऑप्शन सी टेट में सही होता है। चलिए अगला देखिए, के अतिरिक्त इन चार ऑप्शन में से किसके अतिरिक्त, मतलब एक कोई ऑप्शन है जिसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण है, किसी एक को छोड़ के। कौन सा? समस्या की पहचान करना, समस्या के छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना, या परिणामों की आशा करना। तो जो परिणामों की आशा करना है ना, यह नकारात्मक चीज है। हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों के परिणामों की आशा नहीं करते, हम उन्हें आजाद पंछी की तरह उड़ने देते हैं, सीखने देते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें जो पहला स्टेज होगा उसमें हम बच्चों को किताब छूने भी नहीं देंगे। उनको बोलेंगे कि जो तुम 3 से 5 साल तक, मतलब 2 साल तुम घर पे खेलते हो, वो स्कूल में आओ और खेलो। उनको खेलने के संसाधन उपलब्ध कराएंगे नई शिक्षा नीति के अनुसार, ठीक है। तो समझ रहे होंगे इस चीज को कि परिणामों की आशा नहीं करनी है प्राथमिक स्तर पर बच्चों का। अपर प्राइमरी कक्षाओं में परिणामों की हम आशा करते हैं, ठीक है, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में 9, 10, 11, 12 कक्षाओं में, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या बच्चों को विद्यालय भेजने पर उनके बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? ये सही है, गलत है, कट गया। सही बताना है आपको। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं, जो आप करके सीखते हैं, तो क्या उस अनुभव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता दिमाग पे? बिल्कुल पड़ता है हमारे अनुभव का प्रभाव हमारे दिमाग पे। सी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सी टेट किसी ने 2-3 बार दिया और कभी उसका मतलब अलग अलग कारणों से 2-3 बार उसका क्वालिफाई होने से रह गया, तो जो आपने अनुभव प्राप्त किया, क्या उसका जब आप चौथी बार एग्जाम देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा? जाहिर सी बात है, आपने जो गलतियां पहले की होंगी नहीं करेंगे। चलिए तीसरा है, गोद लिए गए बच्चे और उनके अन्य भाई बहनों की बुद्धि लब्धि एक समान होगी, ठीक है।
क्या जो बच्चों को हम गोद लेंगे और उनके अन्य भाई बहनों की बुद्धि एक समान होगी? क्या चौथा है, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उत्तरात्मकता को प्रभावित करता है। ठीक है, जो गोद लेते हैं बच्चे हम या सगे भाई बहन की बुद्धि लब्धि क्या आईक्यू सेम होती है? नहीं होती ना। तीसरा ऑप्शन भी कट गया। चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उत्तरात्मकता को प्रभावित करता है। ठीक है, हमारी जो आनुवंशिक बनावट होती है, ठीक है, मतलब जो हमें वंश से प्राप्त होती है, परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। और एक यहाँ पे इस देखिए, अब इस 8वें क्वेश्चन में मैं आपको एक रामबाण अस्त्र प्रदान करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। सी टेट में जाहिर सी बात आप कितनी भी तैयारी कर ले, 2, 3, 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पढ़ के क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता। ऑप्शन पढ़ते हैं मतलब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता, कहने का मतलब है। तो आप सही आंसर तक कैसे पहुंचेंगे? ठीक, उसका तरीका देखिए। जैसे इसी क्वेश्चन को ले लीजिए, इसमें बुद्धि पर जैसे आपने देख लिया कि क्वेश्चन आप पढ़िए ही मत, क्वेश्चन क्या है छोड़ दीजिए। ठीक, क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इग्नोर करिए क्वेश्चन को, सिर्फ ऑप्शन पढ़िए। मान लीजिए क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, पहला आपने पढ़ा बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ता, गलत है चीज तो। दूसरा है मस्तिष्क विकास को प्रभावित नहीं करता अनुभव, ये भी गलत हो गया। सी आपने देखा कि गोद लिए गए भाई बहनों का बुद्धि सेम होता नहीं। फिर चौथा ऑप्शन जाहिर सी बात है जो चौथा बचेगा वही सही होगा। तो 3 जो सकारात्मक, अगर कौन सा सही है ये पूछा है, ठीक है, तब तो आपको जो नकारात्मक चीजें हैं वो काट देना है। अगर पूछा कौन सा नहीं है तो जो सही है वो काट दीजिए। ठीक है, ध्यान समझ गए ना इस चीज को? तो 3 गलत उत्तर को काट देंगे, चौथा जो बचेगा वही सही होगा। और सी टाइप में हमेशा ऐसा होता है कि जो सबसे बड़ा, जैसे देखेंगे आप यहां पे ध्यान से देखिएगा, इसमें सबसे ए में सबसे ज्यादा शब्द हैं, बी में सबसे ज्यादा शब्द हैं। शब्द मतलब जैसे भाई बहन, ए मिल के एक एक शब्द हो गए ना। तो सी में सबसे ज्यादा शब्द है या डी में सबसे ज्यादा शब्द है? तो सी टाइप में जब आपको क्वेश्चन आए, तुक्का मारने वाले हो आप, तो आप ध्यान रखिएगा जिसमें सबसे ज्यादा शब्द होंगे, सबसे बड़ा ऑप्शन जो होगा वही सही होता है मैक्सिमम टाइम। मैं नहीं कहता कि आपको उत्तर आ रहा है फिर भी आप ऐसा करें। जब आपको आंसर नहीं पता है तब आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। 9वां देखिए, विद्यार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ठीक है, आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और आप उनसे ये आशा कर रहे हैं कि जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं वही चीज वो पुनः, मतलब वही सेम टू सेम वो ग्रहण करेंगे और उसको व्यक्त भी कर देंगे। ऐसा पॉसिबल है? मैं आपको जो चीजें पढ़ा रहा हूं क्या 100% एग्जैक्ट ऐसे ही आप लोग बयां कर देंगे? नहीं ना। आप उसको सीखेंगे और उसको अपने तरीके से किसी के सामने रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। यह क्या है? अच्छा है? बिल्कुल अच्छा नहीं है ये चीज। एक प्रभावी आकलन युक्ति है? बिल्कुल प्रभावी आकलन युक्ति नहीं है। समस्यात्मक है या अच्छा है? इसमें भी अच्छा है, इसमें भी अच्छा है, प्रभावी है। पहला, दूसरा और चौथा कट गया क्योंकि यह अच्छा नहीं है। ठीक है, कि जिस रूप में वो सीखेंगे उसी रूप में ग्रहण किए उसी रूप में व्यक्त कर देंगे। यह समस्यात्मक है। अगर एक शिक्षक के रूप में आप ऐसा सोचते हैं कि जो आपने बच्चों को पढ़ाया एज इट इज जो व्यक्त कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, समस्यात्मक है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। चलिए सर, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कितने हो रहे हैं ये मत देखिए, जस्ट आप कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि सी टेट में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, याद करने वाली चीजें नहीं होती। अगला है एनसीएफ से क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जैसे मैंने यहाँ ग्रीन कलर में नहीं को लिखा हुआ है, ऐसे एग्जाम में जब भी नहीं वर्ड आएगा तो आप फटाक से उसको ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा, नीचे अंडरलाइन ऐसे, या फिर इसको गोला घेर दीजिएगा ताकि आपको पता हो नहीं है वो बताना है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य नहीं है? बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता विकसित करना, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना, या डी बच्चों के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। तो आप लोगों को इसका सही आंसर फटाक से पता चल गया होगा कि गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। अगर नहीं पता चला आपको सही आंसर तो मैं बता दूं सी इसका सही है। सी सही क्यों है ये ध्यान दीजिएगा। गणित में उच्चतर पढ़ाई या प्राथमिक स्तर पर जो भी विषय, जो भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, उसका उद्देश्य नहीं होता कि हम, जैसे मान लीजिए प्राथमिक स्तर पे बच्चों को हम गणित इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि हमको इसको बीटेक कराना है, ठीक है, गणितज्ञ बनाना है। ऐसा उद्देश्य कभी नहीं होता प्राथमिक कक्षाओं में गणित पढ़ाने का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बच्चे समस्याओं को सुलझा सके, यही गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। ये जो बी वाला ऑप्शन है इसको नोट कर लीजिएगा
बी जो ऑप्शन है, यही गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर, बच्चों के समस्याओं को सुलझाने की क्षमता विकसित करना। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है ये बताना था, तो सी वाला नहीं है। उच्चतर पढ़ाई की हम तैयारी नहीं कराते प्राथमिक स्तर पे। ठीक है, चलिए, प्राथमिक स्तर पर हम अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करते हैं, बच्चे करके सीखे इसका विकास करते हैं। शिक्षक की भूमिका प्राथमिक कक्षाओं में कैसी होती है, ध्यान रखिएगा। अगर एक शिक्षक की भूमिका के बारे में पूछे तो शिक्षक की जो भूमिका है, नोट कर लीजिएगा, ध्यान में बिठा लीजिएगा, शिक्षक की भूमिका जो है जस्ट एक सहयोगी की है। ठीक है, आप सहयोग प्रदान करते हैं बच्चों को। ठीक है, जो बच्चे हैं आप उनको क्या करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं, सहयोगी हैं। ठीक है, न कि आप उनके आप उनको व्याख्या करेंगे या आप कुछ और हैं, जस्ट आप एक सहयोगी हैं। ध्यान रखिएगा, कैसी भूमिका होती है, सहयोगी की भूमिका होती है, सहयोगात्मक भूमिका होती है। आपकी कक्षा में 11वां क्वेश्चन, आपकी कक्षा में लगातार कुछ विद्यार्थी गणित की परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ठीक है, आपकी कक्षा में लगातार कुछ विद्यार्थी गणित के परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, उच्च उपलब्धि वाले बच्चों के साथ बिठा देंगे। इससे कोई फायदा नहीं होगा, आप सभी को पता है, क्योंकि जब हम लोग भी छोटे थे तो अगर हमको किसी बुद्धिमान बच्चे के बगल में बिठा दिया जाएगा तो क्या इससे बहुत कुछ बेनिफिट होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। कहने का मतलब अच्छे से पढ़ने के लिए निर्देश देंगे, सिर्फ निर्देश देने से थोड़ी कुछ होता है, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अभ्यास करने के लिए अधिक से अधिक टेस्ट देंगे, सिर्फ अभ्यास करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर परीक्षाओं में बच्चा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा तो सिर्फ टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा। यही चीज आपके CTET में भी लागू होता है, सिर्फ टेस्ट सीरीज करने से कुछ नहीं होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कॉन्सेप्ट जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, डी है, कारणों को जानकर उपचारात्मक कदम उठाएंगे, डी ही इसका सही होगा, क्योंकि उपचारात्मक कदम जो है ना, और निदान करना, निदानात्मक, उपचारात्मक, ये सभी सकारात्मक टैग वर्ड हैं। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को यहीं करेंगे समाप्त। और देखिए, यहीं समाप्त करेंगे, वीडियो बहुत आगे है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं जस्ट देखना चाहता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया। ऐसे और भी वीडियोज आपको चाहिए तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से, कमेंट बॉक्स में बताइए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 2 वीडियो के लिंक मिलेंगे, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा अगर आप CTET की तैयारी कर रहे हैं। मेरे विश्वास से 2 वीडियोज आप देखिए, मतलब CTET में उसके बाद आपको डर ही नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए, और कॉन्सेप्ट को इतने आसान तरीके से यहाँ पे बोर्ड पे आप देख रहे होंगे, लाइव मैंने उसमें पढ़ाया है। ठीक है, बोर्ड के थ्रू मैंने 2 वीडियो पढ़ाया जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपको ऐसे और वीडियो चाहिए जिसमें एक्सप्लेन करके आपको समझाया जाए, या किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताइए। और रिक्वेस्ट है आप सभी से, एक टीचर आपको पढ़ाए तो उसको मोटिवेट करने के लाइक जरूर करें आपको। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या कमी है, उसको सुधार करेंगे। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले पार्ट में। ठीक है, थैंक यू।